ये कहानी सोल गुडमैन नाम के एक वकील की है जो कि क्राइम की दुनिया का सबसे स्मार्ट खिलाड़ी बन गया। अपराधी तो इसको भगवान मानने लगे थे, लेकिन इसका ये सफर ऐसे ही शुरू नहीं हुआ। दरअसल ये छोटा सा वकील जिसके सपने बड़े बड़े थे, हालातों ने इसको इतना तोड़ा कि इसके अंदर का तेज दिमाग वाला वकील बाहर आ गया, जो कि चुटकियों में सही को गलत और गलत को सही साबित कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी, सो एंड तक बने रहना। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक कोर्ट रूम से होती है, जहां पर जज केस की सुनवाई के लिए लॉयर का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी वक्त बीत जाता है और लॉयर कोर्ट में आता ही नहीं। ये देखकर जज अपने पास बैठी एक पुलिस ऑफिसर को लॉयर को बुलाने के लिए भेज देता है, क्योंकि अभी तक उनका काफी वक्त बर्बाद हो चुका था। ये है जिमी, जो कि एक लॉयर है। इस समय ये रेस्ट रूम में जज के सामने कैसे बात करनी है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वो पुलिस ऑफिसर आकर जिमी को कोर्ट में ले जाती है। दरअसल आज जिमी 19 साल के 3 लड़कों के लिए केस लड़ रहा था, जिन्होंने मस्ती मस्ती में अपने कॉलेज के ऑटोप्सी रूम में जाकर एक डेड बॉडी का गला काट दिया था। फिर जज साहब जिमी को बोलने का मौका देते हैं। जिमी कहता है कि हमने भी 19 साल की उम्र में ऐसी बहुत सी गलतियां की है, इसलिए इन लड़कों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अभी बच्चे हैं और जैसे जैसे बड़े होंगे अपनी गलती समझ जाएंगे। लेकिन तभी जिमी का ओपोनेंट जज को एक वीडियो दिखाता है, जिसके अंदर वो लड़के उस डेड बॉडी का बड़े ही मजे से गला काट रहे थे। उस वीडियो के अंदर साफ साफ पता चल रहा था कि इन लड़कों ने कितना घिनौना काम किया है, जो कि माफी के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसलिए जज साहब उन तीनों लड़कों को सजा सुना देते हैं और केस को खत्म कर देते हैं। फिर जब जिमी अपने केस की फीस लेने के लिए जाता है, तो काउंटर पर बैठी लेडी उसको सिर्फ $700 ही देती है। ये देखकर जिमी उस लेडी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने 3 लड़कों के केस लड़े हैं, इसलिए मुझे $2100 मिलने चाहिए। लेकिन लेडी कहती है कि तुमने उन तीनों के अलग अलग केस नहीं लड़े, बल्कि उन तीनों का एक ही केस लड़ा है, इसलिए इस केस के तुम्हें सिर्फ $700 ही मिलेंगे। फिर जिमी गुस्सा होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, लेकिन तभी उसके पास अपने दूसरे क्लाइंट की कॉल आती है, इसलिए जिमी जल्दी से उनसे मिलने के लिए चला जाता है। तभी जब जिमी कोर्ट की पार्किंग लॉट से बाहर जाता है, तो वहां पर बैठा माइक नाम का आदमी जिमी से 5 टिकट मांगता है, लेकिन जिमी के पास सिर्फ 4 ही टिकट थी। इसलिए जिमी माइक को दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन माइक बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था। वो जिमी को कहता है या तो तुम मुझे $3 दो या फिर पूरी टिकट्स दो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगा। माइक की ये बात सुनकर जिमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, इसलिए वापस से कोर्ट के अंदर टिकट लेने के लिए चला जाता है। फिर जल्दी ही जिमी वहां से निकलकर अपने नए क्लाइंट क्रैग और उसकी पत्नी बैट्सी के पास पहुंच जाता है। दरअसल क्रैग जिस कंपनी में काम किया करता था, उस कंपनी के $16 लाख चुराने का उस पर इल्जाम लगा है, और क्रैग और बैट्सी दोनों ने जिमी को इस बारे में बात करने के लिए ही बुलाया था। बैट्सी जिमी को कहती है कि क्रैग अपनी कंपनी का एक बहुत ही ईमानदार एम्प्लॉय है और ये इतने पैसे चुरा ही नहीं सकता। फिर उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद जिमी क्रैग को कहता है कि मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर जिमी उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देता है और साइन करने के लिए कहता है, जिनको साइन करने के बाद जिमी क्रैग के केस पर काम करना शुरू कर देगा। फिर जैसे ही क्रैग पेपर्स पर साइन करने लगता है, तो बैट्सी उसको रोक देती है और कहती है कि हमें अभी इसके बारे में सोचना चाहिए। क्रैग को भी बैट्सी की बात कहीं ना कहीं सही लगती है, इसलिए वो दोनों जिमी को कहते हैं कि हम दोनों इसके बारे में आपको सोच कर बताएंगे, और इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये सब देखकर जिमी काफी ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि ये केस उसको काफी मोटा पैसा कमा कर दे सकता था। फिर वो अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी कार्ल नाम का एक लड़का उसकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे जिमी की गाड़ी के आगे का शीशा टूट जाता है। फिर जब जिमी बाहर देखता है, तो कार्ल दर्द से चिल्ला रहा था। तभी वहां पर कार्ल का भाई भी आ जाता है और सारा का सारा दोष जिमी पर ही डालने लगता है और उसको पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। पुलिस का नाम सुनकर जिमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान था और अब और ज्यादा मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। फिर कार्ल का भाई जिमी से $500 की डिमांड करता है। यह देखकर जिमी समझ जाता है कि दोनों भाई उसके साथ स्कैम कर रहे हैं, इसलिए जिमी पहले गिड़गिड़ाते हुए उसके पास जाता है कि प्लीज ऐसा मत करो, और फिर अचानक से कार्ल को लाते मारने लगता है। मार खाने के बाद कार्ल जल्दी से उठ खड़ा होता है। फिर जिमी उन दोनों भाइयों को कहता है कि तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, और लॉयर का नाम सुनकर वो दोनों भाई वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जिमी एक पार्लर में जाता है। दरअसल इसी पार्लर के बैक साइड में जिमी का ऑफिस है,
जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है। फिर जिमी जल्दी से जाकर अपना फोन चेक करता है, लेकिन हर रोज की तरह आज भी उसके फोन पर किसी भी क्लाइंट का फोन नहीं आया था और ना ही कोई मैसेज आया था। तभी जिमी अपने पास रखे हुए एक इन्वेलप को देखता है जिसके अंदर $26,000 का एक चेक था और ये चेक किसी हैमलिन नाम के आदमी ने भेजा था। हैमलिन का नाम देखते ही जिमी उस $26,000 के चेक को फाड़ देता है, जिसके बाद जिमी HHM नाम की एक कंपनी में जाता है जो कि हैमलिन की ही थी। दरअसल हैमलिन एक बहुत ही बड़ी लॉ फर्म चलाता है और उसके नीचे हजारों लॉयर्स काम करते हैं, लेकिन जिमी के भाई चक का भी इस कंपनी में 1/3 हिस्सा है, लेकिन काफी समय से वो बीमार है, इसलिए वो ऑफिस में आ नहीं पा रहा। अब जिमी को लग रहा था कि हैमलिन चक को थोड़े थोड़े पैसे भेजकर उसका हिस्सा खुद लेना चाहता है। फिर जिमी हैमलिन को कहता है कि अब तुम्हें मेरे भाई चक का हिस्सा चाहिए, जो कि $16,000 है। ये बात सुनकर हैमलिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जिमी को कहता है कि क्या चक ऐसा चाहता है और जो पैसे मैं उसको भेज रहा हूँ वो पैसे चक के लिए हैं। हम अभी भी चक का इंतजार कर रहे हैं, उसका ऑफिस अभी भी ठीक वैसा ही है जैसा वो छोड़कर गया था। ये बात सुनकर जिमी और भी ज्यादा भड़क जाता है। अब वो हैमलिन की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए जाते वक्त वो हैमलिन को कहता है कि मैं तुम पर केस करूंगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर जिमी चक के घर पर जाता है। चक के घर पर जाने से पहले जिमी अपना फोन और घड़ी बाहर मेल बॉक्स में ही छोड़ देता है। इस समय चक के घर पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। दरअसल चक को हर तरीके की बिजली से एलर्जी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो चक के न्यूरॉन सिस्टम को इफेक्ट करती है, और जब कभी भी चक बिजली के पास जाता है तो उसकी बॉडी में जोर जोर से दर्द होने लगता है। फिर जिमी चक को कहता है कि तुम्हें HHM कंपनी में से अपना हिस्सा निकाल लेना चाहिए, लेकिन चक ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देता है। वो जिमी को बताता है कि अभी मैं ठीक हो रहा हूँ और वापिस से अपने काम पर जाना चाहता हूँ, और मैं कुछ पैसों के लालच में अपनी कंपनी को बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अंदर सैकड़ों लोग काम करते हैं और अगर मैंने ऐसा किया तो उनका रोजगार छीन जाएगा। लेकिन जिमी अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था, इसलिए वो बार बार चक को अपनी कंपनी से हिस्सा निकालने के लिए ही फोर्स करता है, क्योंकि जिमी हैमलिन से नफरत करता था। जिमी की ऐसी पागलपंती वाली बातों को सुनकर चक जिमी पर चिल्ला देता है। ये देखकर जिमी शांत हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिमी कार्ल और उसके भाई से मिलता है और कहता है कि हम मिलकर एक अच्छा धंधा शुरू कर सकते हैं, जिसके मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। पैसों का नाम सुनकर दोनों भाई जिमी के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। फिर जिमी कार्ल और उसके भाई को क्रैग के घर के बाहर ले जाता है और समझाता है कि दोपहर को बेट्सी नाम की एक औरत अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए जाएगी। तुम्हें बस उसी गाड़ी से टकराना है जैसे तुम मेरी गाड़ी से टकराए थे, और तभी मैं वहां से गुजरने का नाटक करूंगा और तुम्हारा एक्सीडेंट देखकर तुम्हारे बीच में आकर मैं तुम्हारा सौदा भी फाइनल कर दूंगा। फिर जिमी अपना सारा प्लान समझाने के बाद कार्ल और उसके भाई को एक जगह पर छोड़ आता है, और जैसे ही बेट्सी की गाड़ी वहां से गुजरने लगती है तो कार्ल आकर उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। तभी उसको सहारा देने के लिए कार्ल का भाई भी वहां पर आ जाता है, लेकिन बेट्सी अपनी गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलती और गाड़ी लेकर भाग जाती है। ये देखकर कार्ल और उसका भाई बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, इसलिए वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उस गाड़ी का पीछा करते करते एक घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस गाड़ी में से बेट्सी नहीं बल्कि एक बूढ़ी आंटी निकलती है। अब क्योंकि इन दोनों भाइयों ने बेट्सी को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो उस बूढ़ी आंटी से ही पैसे मांगने लगते हैं और पीछे पीछे बूढ़ी आंटी के घर के अंदर चले जाते हैं। तभी जिमी भी उनको ढूंढते ढूंढते उसी बूढ़ी आंटी के घर पर आ जाता है और उनका दरवाजा नॉक करने लगता है। तभी उस घर के दरवाजे में से एक हाथ बाहर निकलता है जिसके पास गन थी, और वो हाथ जिमी को घर के अंदर ले जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था। दरअसल जब कार्ल और उसका भाई उस बूढ़ी आंटी के घर पर गए तो वहां पर उस बूढ़ी आंटी का पोता, जिसका नाम मिजो था, वो भी मौजूद था। फिर उसको देखकर वो दोनों भाई बूढ़ी आंटी पर बहुत चिल्लाने लगते हैं और गुस्से में बूढ़ी आंटी को गाली भी दे देते हैं। ये देखकर उस बूढ़ी आंटी के पोते मिजो को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी दादी को ऊपर अपने कमरे में भेज देता है। फिर जैसे ही उसकी दादी वहां से जाती है तो मिजो कार्ल और उसके भाई की अपनी दादी की स्टिक से पिटाई करने लगता है। फिर जब मिजो कारपेट पर लगे खून को साफ करता है तो इतने में उसकी दादी भी वहां पर आ जाती है और पूछती है कि आखिर तुम ये क्या साफ कर रहे हो। फिर मिजो अपनी दादी को झूठ कह देता है कि गलती से मेरे हाथों से सॉस गिर गई, मैं उसी को साफ कर रहा हूँ।
फिर दादी मीजो से उन लड़कों के बारे में पूछती है और मीजो झूठ कह देता है कि वो अपने घर चले गए। ये बात सुनकर दादी दोबारा से अपने रूम में चली जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त जिमी भी उनके घर के आगे से गुजरता है। तभी वो घर के आगे कार्ल और उसके भाई के स्केटबोर्ड देख लेता है और उनको देखकर वो समझ जाता है कि दोनों भाई इसी घर के अंदर गए हैं। फिर जिमी जब उस घर का दरवाजा खटखटाता है तो मीजो गन की नोक पर जिमी को अपने घर के अंदर बुला लेता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद जिमी पुलिस ऑफिसर है। फिर मीजो जिमी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिमी मीजो को बताता है कि मैं एक वकील हूँ, मुझे मेरे 2 क्लाइंट्स का फोन आया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा, लेकिन मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो जिंदा हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिमी की बात सुनकर मीजो को उस पर विश्वास हो जाता है कि ये वकील ही है। फिर वो जिमी को कार्ल और उसके भाई के पास ले जाता है। वो दोनों अभी भी जिंदा थे, बस मीजो ने उनकी काफी पिटाई करने के बाद रस्सी से बांध रखा था। फिर मीजो जिमी को एक चाकू देता है और कार्ल और उसके भाई की रस्सी काटने के लिए कहता है। जैसे ही जिमी कार्ल के मुंह पर लगी टेप उतारता है तो कार्ल मीजो को कहता है कि यही वो आदमी है जिसने हमें तुम्हारी दादी का पीछा करने के लिए कहा था और हमें $2000 देने का वादा किया था। कार्ल की ये बात सुनकर मीजो फिर से जिमी को गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि उसको जिमी पर दोबारा से शक हो गया था। फिर मीजो जिमी, कार्ल और उसके भाई को रेगिस्तान में ले जाता है। वहां ले जाकर मीजो जिमी से पूछता है कि अब तुम सच सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन। फिर जिमी इस बार भी मीजो को यही कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ। मैं किसी बेट्सी नाम की औरत को फंसाना चाहता था, जिसके पति ने अपनी ही कंपनी से $16 लाख का घोटाला किया था, इसलिए हम तीनों मिलकर उससे कुछ पैसे ऐंठना चाहते थे, लेकिन ये लड़के गलती से तुम्हारी दादी की कार से टकरा गए। फिर मीजो जिमी को एक कटर से टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से झूठ की बदबू आ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक डिटेक्टिव हो जिसको हमारे धंधे के बारे में पता चल गया है। अब क्योंकि कटर के कारण जिमी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए जिमी मीजो को झूठ बोल देता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। ये बात सुनकर मीजो जिमी से दूर हो जाता है, लेकिन मीजो के दोस्त नाचो को जिमी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। फिर नाचो जिमी से बात करता है और कहता है कि अब मैं तुमसे जो भी पूछूंगा तुम्हें उसका सच सच जवाब देना होगा। बताओ तुम कौन हो। जिमी एक बार फिर से नाचो को कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ। ये बात सुनकर नाचो को पूरा विश्वास हो जाता है कि जिमी सच में एक वकील है, इसलिए वो मीजो से बात करता है और समझाता है कि हमें इस वकील को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस वकील को मार दिया तो पुलिस इसको ढूंढने के लिए जरूर आएगी और हम दोनों भी फंस जाएंगे। अब मीजो नाचो की बात समझ जाता है, इसलिए वो जिमी को छोड़ देता है, लेकिन वो कार्ल और उसके भाई को नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्होंने उसकी दादी को गाली दी थी। फिर जिमी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो कार्ल और उसके भाई को मीजो से बचाने के लिए वहीं पर रुक जाता है और मीजो को झूठ कहता है कि तुम्हें इन दोनों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों की एक अंधी बहन और विधवा माँ है जो कि दूसरों के घर पर सफाई करके अपने बच्चों को पालती है। साला ये डायलॉग तो हिंदी फिल्मों से चुराया है। फिर वो मीजो को कहता है कि तुम्हें इनको कोई छोटी मोटी सजा देनी चाहिए। फिर जिमी की ये बात सुनने के बाद मीजो कहता है कि अब मैं इन दोनों की एक एक टांग तोड़ दूंगा, और जिमी भी इस बात से सहमत हो जाता है, क्योंकि इससे कम से कम वो दोनों भाई जिंदा तो रहेंगे। फिर मीजो जाकर कार्ल और उसके भाई की टांग तोड़ देता है। फिर जिमी जल्दी से कार्ल और उसके भाई को हॉस्पिटल में लेकर जाता है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर रात को जिमी एक बार में जाता है और वहां पर जाकर बहुत सारी शराब पीता है। उस वक्त जिमी के सामने बैठा आदमी कुछ क्रंची स्टिक्स खा रहा था। जिस समय वो आदमी उन स्टिक्स को अपने हाथों से तोड़ रहा था, उस वक्त जिमी को बार बार कार्ल और उसके भाई के पैर टूटने की आवाज आती है। फिर जिमी जल्दी से चक के घर पर जाता है। उस समय जिमी को बहुत ही चढ़ी हुई थी, इसलिए जिमी चक के घर पर आते ही सो जाता है। तभी चक को अपनी बॉडी में दर्द महसूस होने लगता है। फिर जब वो जिमी की पैंट में देखता है तो उसके अंदर जिमी का फोन था। फिर चक जल्दी से जाकर जिमी के फोन को घर के बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी वेव के कारण ही उसके शरीर में दर्द हो रहा था। तभी चक को उसकी पैंट की पॉकेट में से एक हॉस्पिटल का बिल भी मिलता है। उसको देखकर चक समझ जाता है कि जरूर जिमी ने कुछ गड़बड़ की है। फिर नेक्स्ट डे जब जिमी की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसका भाई चक उसके सामने बैठा है। फिर चक जिमी को पीने के लिए कॉफी देता है और उससे उस बिल के बारे में पूछता है। फिर जिमी चक को झूठ कह देता है कि इस बार मैंने कोई भी गड़बड़ नहीं की, बल्कि मैं अब लोगों की हेल्प करता हूँ। लेकिन जिमी की इस बात पर चक कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि जिमी उससे कुछ तो छुपा रहा है। इसलिए जिमी चक के घर से निकल जाता है और सीधा कोर्ट में चला जाता है।
फिर जिमी अपने हर रोज के रूटीन के हिसाब से क्रिमिनल्स के केस लेता है और हर बार की तरह हार जाता है। फिर वो अपनी दिहाड़ी के पैसे लेकर वहां से जाने लगता है और हर रोज की तरह माइक जिमी को पार्किंग से जाते वक्त रोक लेता है, क्योंकि वो कभी भी पूरी टिकट्स नहीं देता था। इसलिए माइक हर बार उसको वापस भेजकर उसको पूरी टिकट्स लाने के लिए कहता है। तभी एक दिन जब जिमी अपना काम खत्म करके अपने ऑफिस में जाता है तो वहां पर उसको वही नाचो नाम का गुंडा मिलने के लिए आता है। फिर वो जिमी के सामने अपनी एक डील रखता है और कहता है कि तुमने जो मुझे क्रैग के 16 लाख की स्कैम के बारे में बताया था, तुम मुझे बस ये बता दो कि उसने वो पैसे छुपाए कहां पर हैं। फिर मैं उसके घर में चोरी करूंगा और चोरी के पैसों में से 10% तुम्हें भी दे दूंगा। लेकिन जिमी नाचो का साथ देने के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि मैं पहले भी ऐसी गलती एक बार कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब जिमी की ये बात सुनकर नाचो को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो जाते जाते जिमी को अपना फोन नंबर लिख कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हारा मन बदले तो मुझे इस नंबर पर फोन कर देना। फिर जिमी भी नाचो को कह देता है कि मैं तुम्हें कभी भी फोन नहीं करूंगा और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। ये वो समय था जब जिमी जेल में था। एक दिन चक जिमी से मिलने के लिए आता है। फिर चक को देखते ही जिमी कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे किसी ने जानबूझकर फंसाया है। जिमी की ये बात सुनकर चक उसका केस लड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन चक जिमी के साथ एक डील करता है और कहता है कि बाहर आने के बाद तुम किसी भी तरह का गलत धंधा नहीं करोगे। और जिमी भी उसकी ये शर्त मान लेता है, क्योंकि वो बस किसी भी तरीके से जेल से बाहर निकलना चाहता था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। इस समय जिमी काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था, इसलिए जिमी अपनी लॉयर दोस्त किम को फोन करता है, जो कि हैमलिन कंपनी में काम किया करती थी और किम ही क्रैग कैटलमैन का केस हैंडल कर रही थी। फिर जिमी किम से पूछता है कि आखिर कैटलमैन ने कितने पैसों का स्कैम किया है। फिर किम जिमी को बताती है कि हमें कैटलमैन के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले, इसलिए मैं उनकी कोई भी जानकारी तुम्हें नहीं दे सकती। फिर जिमी किम से दोबारा उसके पैसों की डिटेल निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन किम जिमी को कुछ भी नहीं बताती। फिर जिमी कहता है कि कैटलमैन ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, इसलिए उन पर बहुत सारे लोगों की नजर है और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जिमी की ऐसी बात सुनकर किम को काफी अजीब लगता है, जिसके बाद जिमी फोन काट देता है और फिर वो सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उसको नींद ही नहीं आती, क्योंकि उसको कैटलमैन फैमिली की चिंता हो रही थी। फिर जिमी जल्दी से एक सड़क पर लगे फोन के पास जाता है और क्रैग के पास फोन करता है। फोन पर जिमी क्रैग से अपनी आवाज बदल कर बात करता है कि वो लोग आ रहे हैं, तुम्हारी जान को खतरा है। ये बात सुनकर क्रैग और बेट्सी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब जिमी कोर्ट में जाता है तो वहां पर किम जिमी को फोन करके अपने पास बुलाती है। फिर जिमी जल्दी से किम के पास जाता है, जो कि कैटलमैन के घर के बाहर खड़ी थी और पुलिस ने पूरे के पूरे घर को सील कर रखा था। तभी जिमी के पास हैमलिन आता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर हैमलिन जिमी को वहां से जाने के लिए कहता है और इतना कहने के बाद वो खुद भी वहां से चला जाता है। फिर किम जिमी के पास आती है और कहती है कि कल तुम मुझे कह रहे थे कि कैटलमैन फैमिली को किसी से खतरा है और आज ये पूरी फैमिली गायब हो गई है, क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? लेकिन जिमी किम को कहता है कि ये तो आम सी बात है कि जिस पर इतने सारे पैसे चुराने का स्कैम हो उसको दूसरे लोगों से खतरा होता ही है। फिर जिमी वहां से सीधा रोड पर लगे फोन के पास जाता है और नाचो को कॉल करने की कोशिश करता है। जिमी नाचो के पास 3-4 बार फोन करता है, लेकिन नाचो फोन उठाता ही नहीं, इसलिए जिमी वापस अपनी कार में आकर बैठ जाता है। तभी जिमी देखता है कि उसके आगे और पीछे से 2 लोग तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर जिमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उन लोगों से डरकर भागने की कोशिश करता है। दरअसल जो लोग जिमी का पीछा कर रहे थे वो पुलिस वाले थे और कुछ दूर जाने के बाद वो जिमी को पकड़ लेते हैं। फिर जिमी को पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाता है। वहां पर जिमी देखता है कि नाचो पहले से ही पकड़ा गया है। ये देखकर जिमी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। दरअसल नाचो ने पुलिस को कहा था कि जिमी मेरा लॉयर है और उसी ने पुलिस वालों को जिमी को अपने पास लाने की रिक्वेस्ट की थी। फिर जिमी नाचो के पास जाता है और कहता है कि अभी भी तुम मुझे बता सकते हो कि कैटलमैन परिवार कहां पर है, क्योंकि उनके साथ 2 बच्चे भी थे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब अभी जिंदा होंगे। तभी नाचो कहता है कि मैंने किसी भी कैटलमैन फैमिली को किडनैप नहीं किया, मैं वहां पर गया तो था लेकिन सिर्फ उन पर नजर रखने के लिए, अभी मेरा उसके आगे का कोई भी प्लान नहीं था। फिर जिमी उसकी बात सुनकर शांत हो जाता है। तभी नाचो जिमी को कहता है कि मुझे आज ही इस जेल से बाहर निकालो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। जिमी भी नाचो की धमकी से काफी ज्यादा घबरा जाता है
और वहाँ से बाहर आ जाता है। उस समय बाहर किम भी खड़ी थी। फिर किम जिमी को कहती है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस आदमी के लॉयर हो। फिर जिमी वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों को कहता है कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है, उसने कैटलमैन फैमिली को अगवा नहीं किया। लेकिन पुलिस ऑफिसर जिमी की बात नहीं मानते। फिर जिमी पुलिस ऑफिसर्स को कहता है कि अब मैं क्राइम स्पॉट पर जाना चाहता हूँ। फिर पुलिस ऑफिसर जिमी को क्रैग और बैट्सी के घर पर ले जाते हैं। वहां जाकर जिमी देखता है कि क्रैग की बेटी जोजो की डॉल भी गायब है। यह देखकर जिमी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। फिर वो पुलिस वालों को कहता है कि मुझे तो लगता है कि कैटलमैन फैमिली खुद ही पैसे लेकर भाग गई है, क्योंकि उनकी बेटी अपने साथ डॉल भी लेकर गई है। अगर उनको किसी ने किडनैप किया होता तो जोजो की डॉल यहीं पर होनी चाहिए थी। जिमी की इस थ्योरी पर पुलिस वाले बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि कैटलमैन परिवार को किडनैप किया गया है। फिर जिमी किम से अकेले में बात करता है और उसको सब कुछ बता देता है कि मुझे पहले ही मेरे क्लाइंट नाचो ने बता दिया था कि वो कैटलमैन के घर पर चोरी करने के लिए जाएगा। लेकिन जिस रात कैटलमैन परिवार गायब हुआ उस रात नाचो उनके घर के बाहर गया तो था, लेकिन उसने किसी को भी किडनैप नहीं किया। और मुझे आज ही नाचो को जेल से बाहर निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो उसके आदमी मुझे मार डालेंगे। अब ये सारी बात जानने के बाद किम काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद जब जिमी कोर्ट में जाता है तो पार्किंग एरिया में जिमी और माइक की बहस हो जाती है और फिर ये बहस हाथापाई में बदल जाती है। फिर पुलिस ऑफिसर माइक की हेल्प लेने के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा नाम लेकर जिमी को धमकी देंगे कि उसने तुम पर हाथ उठाया है, फिर शायद वो हमें नाचो के बारे में सच्चाई बता दे। फिर जब पुलिस ऑफिसर जिमी पर झूठे आरोप लगाने लगते हैं तो माइक भी बोल पड़ता है कि तुम किसी निर्दोष आदमी पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते, उसने मुझ पर हमला नहीं किया। ये बात सुनकर पुलिस वाले जिमी को छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही माइक वहां से जाने लगता है तो जिमी भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि आखिर तुमने मेरी हेल्प इसलिए की है क्योंकि तुम्हें मेरी थ्योरी सही लगी कि कैटलमैन फैमिली खुद ही अपने पैसे लेकर घर से भाग गई है। फिर माइक जिमी को कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि पहले मैं भी एक पुलिस वाला हुआ करता था और मैंने भी एक ऐसा ही केस हैंडल किया था जिसके अंदर एक फैमिली पैसे चुराकर भाग गई थी। पुलिस को ये लगा कि शायद वो लोग देश छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो अपने घर के पास ही कहीं छुपे हुए थे, क्योंकि इंसान अपना घर कभी नहीं छोड़ सकता। माइक की ये बात सुनकर जिमी दोबारा से कैटलमैन के घर पर चला जाता है और वहां जाकर कैटलमैन के घर के पीछे का दरवाजा देखता है जो कि खुला हुआ था और उसके आगे पूरा का पूरा बंजर इलाका था। फिर जिमी उस इलाके में अकेला ही कैटलमैन फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और चलते चलते रात हो जाती है। तभी वो एक जगह पर जाकर कैंप देखता है जिसके अंदर क्रैग, बैट्सी और उसके बच्चे थे। फिर तभी जिमी किम के पास फोन करके उसको बता देता है कि मुझे कैटलमैन फैमिली मिल गई है। फिर जिमी क्रैग और बैट्सी से मिलता है और उनको वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों ही जिमी के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। ये देखकर जिमी फोर्सफुली उनको वहां से ले जाने की कोशिश करता है और कैंप में पड़ा एक बैग भी उठा लेता है। फिर बैट्सी जिमी से वो बैग छीनने लगती है। अब वो दोनों ही उस बैग को छीनने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं और इसी वजह से वो बैग बीच में से फट जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। ये देखकर जिमी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है, जहां जिमी देर रात एक आदमी के साथ बार से वापस आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी मस्ती कर रहे थे। तभी जिमी के साथ वाले आदमी को गली में पड़ा एक पर्स मिलता है जिसके अंदर $1000 थे। ये देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके लिए तो लॉटरी लग गई थी। तभी उसी आदमी को अपने से कुछ दूरी पर एक आदमी दिखाई देता है जिसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और वो जमीन पर गिरा पड़ा था। फिर जिमी वहां पर पड़े एक डंडे को उठा लेता है और उससे उस मोटे आदमी को हिलाकर जगाने की कोशिश करता है। वो आदमी उठ तो जाता है लेकिन जिमी को भी गालियां देने लगता है। तभी जिमी को उस आदमी के हाथ में एक घड़ी दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा महंगी थी। फिर जिमी उस आदमी के हाथ से वो घड़ी उतार लेता है। तभी जब जिमी का दोस्त उस घड़ी को देखता है तो उसको पता चलता है कि ये घड़ी तो रोलेक्स कंपनी की है और फिर उसके मन में भी लालच आ जाता है। फिर जिमी के साथ वाला आदमी उसको उस घड़ी के $1500 देता है और जिमी से वो घड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। फिर जैसे ही वो आदमी वहां से जाता है तो मार्को नाम का वो आदमी जो बेहोश पड़ा था वो खड़ा हो जाता है। दरअसल मार्को जिमी का दोस्त था और ये दोनों ही एक साथ मिलकर लोगों के साथ इसी तरह का स्कैम करते थे। फिर जिमी और मार्को घर वापस आ जाते हैं।
अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि जिमी क्रैग और बेट्सी को वापस घर चलने के लिए कह रहा था। फिर वो उनको समझाता है कि तुम्हारी वजह से एक निर्दोष आदमी जेल में है, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि उसने तुम्हें किडनैप कर लिया है। जिमी की बात सुनकर बेट्सी जिमी को कहती है कि क्या तुम उसी आदमी की बात कर रहे हो जो कल रात हमारे घर के बाहर खड़ा था? वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको तो जेल में ही होना चाहिए। फिर जिमी क्रैग और बेट्सी को कहता है कि तुम्हें ये सारे पैसे पुलिस के हवाले करने होंगे। ऐसा करने से तुम्हें कम टाइम के लिए जेल होगी। लेकिन क्रैग और बेट्सी ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। फिर बेट्सी जिमी को कहती है कि ये क्रैग की मेहनत की कमाई है, हम इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। फिर वो जिमी को भी रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन जिमी पैसे लेने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि आप मुझे अपना लॉयर रख लीजिए, फिर मैं ये पैसे रख सकता हूँ। लेकिन क्रैग और बेट्सी जिमी को अपना लॉयर रखने से साफ साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जिमी जैसे लॉयर सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए केस लड़ते हैं और बेट्सी और क्रैग खुद को क्रिमिनल साबित नहीं करना चाहते थे। ये बात सुनकर जिमी पैसे ले लेता है। फिर नेक्स्ट डे जिमी कोर्ट में जाता है और पार्किंग लॉट में पहुंचकर माइक को कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। कैटलमैन परिवार अपने घर के 5 किलोमीटर दूर कैंपिंग कर रहा था। वहां से जाने से पहले जिमी माइक को कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और इतना कहने के बाद जिमी कोर्ट में चला जाता है। वहां जाकर जिमी देखता है कि पुलिस ने नाचो को आजाद कर दिया है। ये देखकर जिमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। फिर पुलिस के जाने के बाद नाचो जिमी को कहता है कि किसी ने कल रात कैटलमैन फैमिली को वार्न कर दिया था कि उनके घर पर चोरी होने वाली है और उसी आदमी की वजह से मैं पुलिस के हाथों पकड़ा गया। दरअसल नाचो जिमी पर शक कर रहा था, क्योंकि नाचो ने सिर्फ जिमी को ही बताया था कि मैं कैटलमैन फैमिली के घर पर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जिमी नाचो को कहता है कि ये एक कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद जिस आदमी ने कैटलमैन फैमिली को पहले वार्न किया था वो तुम्हारे लिए मसीहा है, क्योंकि अगर तुम उस रात उनके घर पर चोरी कर लेते तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेती। फिर नाचो जिमी की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। फिर उसी रात जिमी बेट्सी के दिए हुए पैसों का पूरा हिसाब लगाता है। फिर नेक्स्ट डे वो उन पैसों से अपने लिए एक बढ़िया सा सूट खरीदता है और फिर पार्लर में जाकर अपने बालों को रोल भी करवा लेता है। अगले सीन में हम किम को देखते हैं। जब वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी तो वहां पर हैमलिन आता है और वो किम को अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर हैमलिन किम को एक जगह पर लेकर आता है और दिखाता है कि जिमी का एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगा हुआ है। दरअसल जिमी ने जो पोस्टर लगाया हुआ था वो हैमलिन के पोस्टर की हूबहू कॉपी था। उस बिल बोर्ड को देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर हैमलिन किम से पूछता है कि क्या जिमी अभी भी तुम्हारा दोस्त है, और किम उसको झूठ कह देती है कि जिमी मेरा दोस्त नहीं है। दरअसल किम ने झूठ इसलिए कहा था क्योंकि उसको पता था कि हैमलिन और जिमी एक दूसरे से नफरत करते हैं, और अगर वो कहेगी कि हाँ वो मेरा दोस्त है तो ये बात सुनकर हैमलिन उसको कंपनी से बाहर निकाल देगा। फिर रात को किम जिमी के पास जाती है और उसको एक नोटिस देती है जो हैमलिन ने ही उसके लिए भेजा था। फिर किम जिमी को समझाती है कि तुम्हें हैमलिन के बिल बोर्ड की कॉपी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम हैमलिन से बहुत ही ज्यादा काबिल हो। अब तुम्हें खुद की फर्म शुरू करनी चाहिए, और अगर तुम ऐसे ही अपने पैसे बर्बाद करते रहे तो तुम आगे जाकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जिमी किम की एक भी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो हैमलिन से नफरत करता था और उसको हमेशा ही नीचे दिखाने के बारे में सोचता रहता था। फिर काफी समझाने के बाद किम वहां से चली जाती है। अगले दिन हैमलिन और जिमी दोनों जज के सामने जाकर बैठ जाते हैं। हैमलिन जज को कहता है कि जिमी ने हमारे बिल बोर्ड की कॉपी कर ली, और फिर वो जज साहब को उसके सबूत भी देता है। फिर जिमी भी जज साहब को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जज साहब ने अपना फैसला सोच लिया था, इसलिए वो जिमी को कहती है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर वो बिल बोर्ड उतर जाना चाहिए। ये बात सुनकर हैमलिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद जिमी मैक्सिको के बहुत सारे न्यूज चैनल्स को फोन करता है और उन्हें हैमलिन के खिलाफ लिखने के लिए कहता है। लेकिन जिमी की स्टोरी में दम वाली बात नहीं थी, इसलिए सभी चैनल्स हैमलिन के खिलाफ आर्टिकल लिखने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन एक चैनल जिमी की सपोर्ट करने के लिए मान जाता है। फिर जिमी उस न्यूज चैनल वालों के साथ अपने बिल बोर्ड के पास जाता है और जैसे ही कुछ बोलने लगता है तो एक आदमी आकर जिमी का बिल बोर्ड उतारने लगता है। फिर जब वो आदमी बिल बोर्ड से फिसल कर नीचे गिरने लगता है तो वो गलती से रस्सी में फंसकर वहीं पर लटक जाता है।
फिर ये सब देखकर जिमी जल्दी से उस वर्कर की हेल्प करने के लिए भागता है और बिना किसी सेफ्टी के बिल बोर्ड पर चढ़ जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है और फिर जिमी सही सलामत उस वर्कर को वापिस से बिल बोर्ड से नीचे उतार लेता है। ये देखकर सभी लोग जिमी को हीरो समझने लगते हैं और ये न्यूज आग की तरह पूरे मैक्सिको में फैल जाती है, जिसके कारण जिमी के बिल बोर्ड की भी काफी ज्यादा ऐड हो जाती है। लेकिन हैमलिन को ऐसा लगता है कि ये जिमी का पब्लिसिटी स्टंट था। तभी जब जिमी अपने ऑफिस में आकर अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि आज पहली बार उसके फोन में 5 क्लाइंट्स के मैसेज आए हुए थे और ये देखकर जिमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो चक के घर पर जाता है और देखता है कि चक के घर के बाहर न्यूज़पेपर आया हुआ है, जिसके अंदर जिमी की बिल बोर्ड वाली खबर भी छपी हुई थी। लेकिन जिमी उस न्यूज़पेपर को अपनी गाड़ी में ही रख लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चक उसकी खबर को पढ़े। फिर जिमी अंदर जाकर चक के खाने का सारा सामान रख देता है। तभी चक उससे पूछता है कि आखिर आज न्यूज़पेपर आया क्यों नहीं। फिर जिमी बहाना बना देता है कि शायद उसको कोई बच्चा उठाकर ले गया होगा, लेकिन चक को जिमी की बात में कुछ गड़बड़ लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जिमी जब चक के घर से चला जाता है तो चक बाहर आकर देखता है कि सभी के घर के बाहर न्यूज़पेपर आए हुए हैं, इसलिए चक खुद जाकर न्यूज़पेपर लेने का प्लान बनाता है। फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचने के लिए एक स्पेस ब्लैंकेट भी ले लेता है और जल्दी से अपने नेबर के घर से न्यूज़पेपर उठा लेता है और बदले में वो वहां पर $5 रख देता है। फिर जब चक वापिस अपने घर के अंदर आता है तो न्यूज़पेपर के अंदर जिमी का आर्टिकल देखता है और उस आर्टिकल को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं 2 पुलिस ऑफिसर्स चक के घर का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि सामने वाले नेबर ने आपकी शिकायत की है क्योंकि आपने उनका न्यूज़पेपर चुराया है। पुलिस वालों की बात सुनकर चक उनको कहता है कि मैंने न्यूज़पेपर चुराया नहीं है, बल्कि मैंने न्यूज़पेपर उनसे खरीदा है। मैं न्यूज़पेपर के बदले में वहां पर $5 रख कर आया था। लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर्स चक को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर चक के घर के पीछे चला जाता है और देखता है कि किचन में बहुत सारे स्टोव फ्यूल के डब्बे रखे हुए हैं और इतने सारे फ्यूल के डिब्बे अपने घर में रखना इलीगल है। इसलिए दोनों पुलिस वाले चक के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चक उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है और समझाता है कि अगर आप लोग अंदर आना ही चाहते हो तो पहले आप सब लोगों को अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस बाहर ही रखकर आना पड़ेगा। लेकिन पुलिस वाले चक की बात को अनसुना कर देते हैं और दरवाजा तोड़कर चक के घर में घुस जाते हैं। अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं जो कि आज अपने एक बहुत ही अमीर क्लाइंट से मिलने के लिए गया हुआ था। वहां जाकर पहले तो क्लाइंट जिमी की बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसने भी जिमी के बिल बोर्ड वाली न्यूज देखी थी। फिर क्लाइंट जिमी को बताता है कि मेरे पास 1100 एकड़ जमीन है जिसके अंदर जीने लायक सब कुछ है, इसलिए मैं अपना एक अलग ही देश बनाना चाहता हूँ ताकि हम अमेरिका की गुलामी से आजाद हो जाएं। इसलिए क्या तुम इस काम को पूरा करने के लिए मेरे लॉयर बन सकते हो? फिर जिमी भी उस क्लाइंट के साथ काम करने के लिए मान जाता है। फिर वो क्लाइंट जिमी को कहता है कि ये केस हैंडल करने के लिए मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा और तुम्हें $5 लाख एडवांस भी मिल जाएंगे। $5 लाख का नाम सुनकर जिमी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि उसने इतने सारे पैसों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जब वो क्लाइंट जिमी को पैसे ला कर देता है तो जिमी देखता है कि उस क्लाइंट ने जो पैसे दिए हैं उनके ऊपर प्रेसिडेंट की बजाय उसकी खुद की फोटो लगी हुई है और ये सब देखकर जिमी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। फिर वो अपने किसी दूसरे क्लाइंट के पास जाता है जिसका नाम रोलैंड है। रोलैंड जिमी को अपनी एक नई इन्वेंशन दिखाता है जो कि एक टॉयलेट था। बस उसकी इन्वेंशन ये थी कि उसके टॉयलेट में एक वॉइस सेंसर लगा हुआ था और जब भी वेस्ट उसके अंदर गिरता था तो वो आवाज करता था। जिमी को रोलैंड का ये बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा वाहियात लगता है और फिर वो रोलैंड के मुंह पर ही उसके इन्वेंशन की बेइज्जती कर देता है, जिसके बाद रोलैंड जिमी को अपने घर से निकाल देता है। फिर जिमी अपने तीसरे क्लाइंट के पास जाता है जो कि एक बूढ़ी औरत थी। इस बार जिमी का काम बन जाता है और उसकी वहां पर $140 की कमाई भी हो जाती है। तभी रात हो जाती है और किम जिमी से मिलने के लिए आती है। फिर जिमी किम को आज दिन भर की सारी वाहियात बातों के बारे में बताता है जिनको सुनकर किम बहुत हंसती है। फिर किम जिमी को कहती है कि तुम्हें एल्डर लॉ में ट्राई करना चाहिए। मैं भी एल्डर लॉ वाली कैटेगरी में जाने के बारे में सोच रही हूँ। जिस समय किम जिमी को ये बात बता रही थी तभी किम के पास हैमलिन की कॉल आती है। फिर हैमलिन किम को बताता है कि इस समय चक हॉस्पिटल में एडमिट है और ये बात किम जिमी को भी बता देती है,
जिसके बाद वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर जिमी देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी लाइट्स ऑन है, इसलिए जिमी जल्दी से वहाँ की लाइट्स और मशीनों को बंद कर देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाती है और जिमी को ऐसा करने से रोकती है। फिर जिमी डॉक्टर को बताता है कि मेरे भाई को लाइट से एलर्जी है। ये बात सुनकर डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फिर डॉक्टर जिमी को कहती है कि तुम्हें अपने भाई के दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तभी थोड़ी देर बाद चक को भी होश आ जाता है। फिर डॉक्टर चक से बात करती है और उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछती है। चक डॉक्टर को बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेरे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। जैसे ही मैं किसी लाइट के कांटेक्ट में आता हूँ उसी वक्त मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगता है। लेकिन आपको तो लगता होगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन मेरी बीमारी मेंटली नहीं बल्कि फिजिकल है। फिर बातों ही बातों में डॉक्टर चक को बिना बताए अपनी मशीन चालू कर देती है और इस बार मशीन चालू होने से चक को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इस चीज से ये साफ हो जाता है कि चक को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेकर एक वहम बैठ गया है। फिर डॉक्टर जिमी से अकेले में बात करती है और समझाती है कि चक को सही इलाज की जरूरत है, इसलिए उसको घर में स्टोव फ्यूल लाकर देना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इससे उसके घर में आग भी लग सकती है जिसके कारण उसकी जान जा सकती है। इस वक्त वहाँ पर मौजूद किम भी डॉक्टर की बात से बिल्कुल सहमत थी और कहीं ना कहीं जिमी को भी डॉक्टर की बात सही लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हेमलिन भी आ जाता है। हेमलिन को देखकर किम उसके पास चली जाती है और कहती है कि चक अब बिल्कुल ठीक है और हॉस्पिटल वाले उसको घर पर भेज रहे हैं। ये बात सुनकर हेमलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जिमी भी वहाँ पर आ जाता है और हेमलिन को कहता है तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। फिर वो उसको बताता है कि मैं चक को वापस से एडमिट करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो उसका गार्डियन मैं बन जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारी कंपनी से उसका हिस्सा निकलवा लूंगा, इसलिए मैं चक को एडमिट करवा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद जिमी वहाँ से चला जाता है। जिमी की ये बात सुनकर हेमलिन थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी जिमी के पास किम आती है और समझाती है कि तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। फिर जिमी किम को कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, देखो हेमलिन की कैसे फट गई। फिर जिमी चक को घर वापस ले जाता है। घर पर जाकर जिमी चक को कहता है कि शायद तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से बीमार नहीं हुए, बल्कि तुम बीमार इसलिए हो गए क्योंकि तुमने न्यूज़पेपर में मेरा बिलबोर्ड वाला आर्टिकल देख लिया। लेकिन चक जिमी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था और अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली बात पर अड़ा रहता है। फिर जिमी चक को कहता है कि अब मैं एल्डर लॉ शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बूढ़े लोगों की हेल्प करूंगा, क्योंकि आज के समय में बूढ़े लोगों के रिश्तेदार ही उनको लूट लेते हैं। अब चक को भी जिमी का ये आइडिया बहुत सही लगता है, जिसके बाद जिमी तैयार होकर सेंट पाइपर क्रॉसिंग ओल्ड एज होम में चला जाता है और वहां पर जाकर सभी बूढ़ों को बहुत एंटरटेन करता है और इसके साथ साथ वो अपने लॉयर होने की एडवर्टीजमेंट भी कर देता है। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं, जो कि एक गाड़ी लेकर एक अनजान औरत के घर के बाहर खड़ा था। फिर जब वो औरत अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल रही थी तो वो माइक को देख लेती है और अपनी गाड़ी रोक लेती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो माइक को जानती हो, लेकिन फिर वो औरत माइक से बिना कोई बात किए वहां से चली जाती है। फिर माइक भी अपने घर पर आ जाता है और जब वो अपना टीवी देखने लगता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर कोई है और फिर जैसे ही माइक अपना दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहां पर डिटेक्टिव और कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। और इसी के साथ 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों इसके नेक्स्ट 5 पार्ट्स मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। इसलिए आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि आप लोगों ने नोटिफिकेशन बंद किया हुआ है, इसीलिए आप लोगों से मजेदार वीडियोस मिस हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड कर दूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye। 6th एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है, जहां हम देखते हैं कि माइक के कंधे पर चोट लगी हुई थी। फिर माइक एक रेस्टरूम में जाकर अपनी चोट पर पट्टी बांध लेता है और उसके बाद वो अपनी डॉटर इन लॉ स्टेसी से मिलने के लिए जाता है। दरअसल माइक का बेटा मैटी एक पुलिस ऑफिसर था जिसकी कुछ वक्त पहले ही मौत हो गई। तभी स्टेसी माइक को बताती है कि मैटी अपनी मौत से पहले बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसको रात रात भर नींद भी नहीं आती थी और वो खाना भी ठीक ढंग से नहीं खा पाता था। वो मुझसे छोटी छोटी बातों पर बहस भी करने लगा था। लेकिन उसके मरने से एक दिन पहले रात को माइक के पास किसी का फोन आया था। जब मैंने उसको देखा तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मुझे लगता है कि शायद उस रात आप ही उससे फोन पर बात कर रहे थे। दरअसल स्टेसी जानना चाहती थी कि मैटी की मौत का कारण क्या था, लेकिन माइक स्टेसी को साफ साफ कह देता है कि मेरी उस रात मैटी के साथ कोई बात नहीं हुई और अब मैटी मर गया है
ये बात तुम्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इतना कहने के बाद माइक वहां से चला जाता है। फिर वो सीधा एक एनिमल डॉक्टर के पास जाता है और अपनी चोट पर टांके लगवा लेता है। इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि माइक जरूर कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो अपनी चोट पर टांके लगवाने के लिए हॉस्पिटल में जो नहीं गया बल्कि जानवरों के डॉक्टर के पास आया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि दो डिटेक्टिव माइक से पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि माइक ने उनके डिपार्टमेंट के 2 पुलिस ऑफिसर्स को जान से मार दिया। लेकिन माइक डिटेक्टिव को कुछ भी बताने से पहले अपने लॉयर को बुलाने की रट लगाए बैठा था। फिर ये सब देखकर दोनों डिटेक्टिव माइक के लॉयर को बुलाने का फैसला करते हैं। जब वो माइक से उसके लॉयर के बारे में पूछते हैं तो माइक उनको जिमी को बुलाने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद जिमी माइक के पास पहुंच जाता है, जो कि उसके लिए कॉफी लेकर आया था। तभी माइक जिमी को अपना एक प्लान समझाता है और कहता है कि पूछताछ के बाद जिस भी ऑफिसर के पास एक छोटी सी डायरी होगी जिसमें वो मेरे बयान लिख रहा होगा, तुम्हें उसके ऊपर ये कॉफी गिरानी होगी। बस तुम्हारा इतना सा ही काम है। माइक की बात सुनकर जिमी ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करूंगा और जैसा तुम बोल रहे हो वैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जिमी की बात सुनकर माइक कहता है कि तुम भूल रहे हो, मेरा तुम्हारे ऊपर एक एहसान है। मैंने तुम्हें किसी को ढूंढने में हेल्प की थी। लेकिन फिर भी जिमी माइक की हेल्प करने से साफ साफ इनकार कर देता है। तभी थोड़ी ही देर में डिटेक्टिव भी वहां पर आ जाते हैं। फिर जिमी उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर डिटेक्टिव जिमी को बताते हैं कि हम फिलाडेल्फिया से आए हैं। माइक का एक बेटा मैटी पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया करता था। एक दिन हमारे डिपार्टमेंट के 3 पुलिस ऑफिसर एक मिशन पर गए, जिनके नाम मैटी, हॉफमैन और फैंस्की थे। लेकिन गोलीबारी के दौरान हॉफमैन और फैंस्की बच गए और मैटी मारा गया। फिर इस वारदात के 6 महीने बाद हॉफमैन और फैंस्की को भी किसी ने मौत के घाट उतार दिया। इसलिए हमें शक है कि ये काम माइक ने किया होगा। इसीलिए हम इनसे पूछताछ करने के लिए आए हैं, क्योंकि मैटी की उनके साथ काफी अच्छी दोस्ती थी और माइक भी उन दोनों की मौत के ठीक अगले दिन मैक्सिको वापस आ गया था। डिटेक्टिव की बात सुनकर माइक सिर्फ यही कहता है कि मैं हॉफमैन और फैंस्की के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो मेरे नहीं बल्कि मेरे बेटे मैटी के दोस्त थे। फिर वो डिटेक्टिव्स वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जिस डिटेक्टिव के पास वो डायरी थी, जिमी उसके सूट पर कॉफी गिरा देता है। फिर माइक जल्दी से उस डिटेक्टिव का सूट साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव माइक को अपने से दूर कर देता है। जिसके बाद जिमी और माइक दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद माइक एक डायरी बाहर निकालता है, जो कि उसी डिटेक्टिव की थी। यह देखकर जिमी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर रात को जब माइक अपने घर पर जाकर डायरी को पढ़ता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर माइक जल्दी से स्टेसी के घर पर जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि स्टेसी ने भी उन डिटेक्टिव से बात की थी। फिर पूछने पर वो माइक को बताती है कि जब मुझे हॉफमैन और फैंस्की की मौत के बारे में पता चला तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि शायद ये भी तो हो सकता है कि जिसने मैटी को मारा था उसी ने हॉफमैन और फैंस्की को मारा हो। फिर माइक स्टेसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि स्टेसी सोच रही थी कि मैटी एक गलत इंसान था और किसी ने उसको मार दिया, क्योंकि उसके बैग में $7,000 कैश भी मिले थे। फिर माइक स्टेसी को कहता है कि मैटी गलत आदमी नहीं था और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल जिस दिन हॉफमैन और फैंस्की की मौत हुई थी उस दिन माइक उन दोनों से मिला था, लेकिन उस दिन माइक ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी। इसलिए जब माइक बार से अपने घर जाने लगता है तो हॉफमैन और फैंस्की माइक को घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। गाड़ी में जाते वक्त माइक उन दोनों को कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मैटी को तुम दोनों दरिंदों ने ही मारा है। क्या तुम मुझे बताओगे कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? माइक की बात सुनकर हॉफमैन और फैंस्की बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी को एक खाली जगह पर ले जाते हैं जहां आसपास कोई भी नहीं था। वहां पहुंचकर हॉफमैन और फैंस्की माइक को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी माइक उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है और एक एक करके दोनों को शूट कर देता है। लेकिन तभी फैंस्की भी माइक को एक गोली मार देता है, जो कि उसके कंधे को छू कर निकल जाती है। फिर माइक उसको मौत के घाट उतारकर अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जब माइक स्टेसी को ये सारी बातें बता रहा था तो स्टेसी माइक की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर माइक स्टेसी को बताता है कि हॉफमैन और फैंस्की दोनों एक गैंग से रिश्वत लिया करते थे, इसलिए उन्होंने मैटी को भी अपने साथ मिलाने के बारे में सोचा। लेकिन जब वो मैटी के पास उसको रिश्वत देने के लिए गए तो मैटी ने उनका साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन उन दोनों को मन में शक पैदा हो गया कि कभी न कभी मैटी उन दोनों की पोल खोल देगा। फिर एक दिन मेरे पास मैटी का फोन आया। उसने मुझे रिश्वत वाली सारी बात बता दी। मैटी को लग रहा था कि मैं उसको रिश्वत ना लेने के लिए कहूंगा, लेकिन मैंने भी उसको रिश्वत लेने के लिए ही कहा, क्योंकि इसमें उसी की भलाई थी।
मैं जानता था कि अगर मेरा बेटा रिश्वत नहीं लेगा तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। फिर मैंने भी मैटी को बता दिया कि मैं भी उसी गटर का कीड़ा हूँ जिसमें होफमैन और फैंस रहते हैं। ये बात सुनकर मैटी टूट गया क्योंकि उसको मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। और कुछ दिनों बाद होफमैन और फैंस्की ने मैटी को मौत के घाट उतार दिया। ये सब बताते हुए माइक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी स्टेसी माइक से पूछती है कि क्या होफमैन और फैंस्की को आपने मारा है। माइक कहता है हाँ, मैंने ही मारा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम जिमी और माइक को देखते हैं। दोनों इस समय कोर्ट में बैठे हुए थे। तभी उनके पास डिटेक्टिव आते हैं। फिर जिमी जल्दी से उस डिटेक्टिव को उसकी डायरी वापस कर देता है। ये देखकर डिटेक्टिव उस पर गुस्सा करने लगता है और माइक पर अपनी डायरी चोरी करने का इल्जाम भी लगाता है। लेकिन जिमी सारी सिचुएशन को संभाल लेता है और कहता है कि ये डायरी माइक को पार्किंग एरिया में मिली थी और माइक ने ही मुझे ये डायरी तुम्हें वापस करने को कहा। डिटेक्टिव के पास भी माइक के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए उसको जिमी की बात माननी पड़ती है। फिर डिटेक्टिव माइक को कहता है कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ हमें सब कुछ बता देगी जो उसको पता है। लेकिन माइक पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि तुम कोशिश करके देख लो। फिर डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। फिर जिमी और माइक भी बाहर आ जाते हैं। फिर जिमी भी माइक से पूरी बात बताने को कहता है, लेकिन माइक जिमी को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि माइक को जिमी की बस इतनी ही जरूरत थी। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। तभी नेक्स्ट डे जिमी चक के पास जाता है और देखता है कि चक अपने घर के अंदर ही नहीं है। तभी जिमी को घर के बाहर से चक की आवाज आती है और वो जल्दी से बाहर देखता है तो उसको वहां पर चक मिल जाता है। उस समय चक घर के बाहर काउंटिंग कर रहा था और पूरे 120 तक काउंटिंग करने के बाद वापिस घर के अंदर आ जाता है। ये देखकर जिमी चक से पूछता है कि तुम बाहर क्या कर रहे थे। फिर चक बताता है कि मैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझे बाहर जाने में ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर ये बात सुनकर जिमी चक के लिए काफी खुश हो जाता है क्योंकि चक भी यही चाहता था कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर जिमी चक के घर पर अपनी बहुत सारी केस फाइल लाकर रख देता है और कहता है कि मेरे ऑफिस में इतनी जगह नहीं है कि मैं इनको वहां पर रख सकूं, इसलिए कुछ वक्त के लिए मैं ये केस फाइल तुम्हारे घर पर रख रहा हूँ। कुछ समय बाद मैं इनको यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन चक इतनी सारी केस फाइल देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर पूछने पर जिमी उसको बताता है कि फिलहाल मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि इस समय मैं एल्डर लॉ कर रहा हूँ और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद जिमी किम को एक बिल्डिंग में लेकर जाता है जिसके अंदर जिमी अपने लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफिस रेंट पर लेने वाला था। किम देखती है कि जिमी जो ऑफिस लेने वाला है वो उसके पिछले वाले ऑफिस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसको जिमी के लिए काफी अच्छा लगता है। उस ऑफिस में किम को कॉर्नर वाला ऑफिस सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। फिर जिमी किम से पूछता है कि क्या तुम मेरी पार्टनर बनना चाहोगी, लेकिन किम जिमी को साफ साफ इनकार कर देती है और बताती है कि मैंने हैमलिन की कंपनी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और शायद मैं कुछ ही दिनों बाद उसकी पार्टनर भी बन सकती हूँ, इसलिए मेरे लिए उस कंपनी को छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर जिमी भी किम को फोर्स नहीं करता क्योंकि उसको किम की मजबूरी समझ में आ गई थी। फिर किम अपने ऑफिस में वापस चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उससे मिलने के लिए बेट्सी और क्रैग आते हैं। फिर किम उन दोनों को बताती है कि फिलहाल हम इस केस के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि आपका ये केस जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि आप लोग जज के सामने अपनी गलती मान लीजिए और $16 लाख वापस कर दीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सिर्फ 1.5 साल की सजा होगी, लेकिन अगर आप ऐसे ही अपनी जिद पर अड़े रहे और कोर्ट में केस हार गए तो क्रैग को पूरे 20 साल की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन किम के इतना समझाने के बाद भी बेट्सी किम की एक भी बात से सहमत नहीं होती, बस एक ही बात की रट लगाए रहती है कि हम पैसे वापस नहीं करेंगे। फिर बेट्सी गुस्से में क्रैग को लेकर वहां से चली जाती है। किम उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बेट्सी उसकी एक भी बात बिना सुने वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जिमी ओल्ड एज होम में बूढ़े लोगों को एंटरटेन कर रहा था। वो सभी बूढ़े लोगों के साथ कुछ गेम्स खेलता है और जीतने वाले लोगों को प्राइज देता है। तभी जिमी के पास बेट्सी की कॉल आती है और वो उसको मिलने के लिए बुलाती है। तभी जिमी बेट्सी और क्रैग से मिलने के लिए चला जाता है। वहां जाकर बेट्सी जिमी को कहती है कि हम तुम्हें हमारा केस लड़ने के लिए हायर करना चाहते हैं क्योंकि HHM ने हमें दोषी साबित कर दिया है, लेकिन क्रैग ने किसी के भी पैसे नहीं चुराए। बेट्सी की ये बात सुनकर जिमी उनको कहता है कि मैं अब सिर्फ एल्डर लोगों का ही केस लेता हूँ, इसलिए अभी मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। जिमी की बात सुनकर बेट्सी जिमी को कहती है कि हमने तो आपको पहले भी एडवांस पैसे दे रखे हैं, उनका क्या। दरअसल बेट्सी ने जिमी को $30,000 दिए थे ताकि वो अपनी जुबान बंद रखे, लेकिन जिमी रेस्टरूम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और जाकर किम के पास फोन करता है
और बताता है कि कैटलमैन्स अब मेरे पास आकर अपना केस लड़ने के लिए बोल रहे हैं। तभी किम को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर वो जिमी को कहती है कि मैंने कैटलमैन्स को एक बहुत ही अच्छी डील दी थी, लेकिन वो लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, इसलिए अगर हो सके तो तुम उनको वापस मेरे पास भेज दो। फिर जिमी किम की बात मान लेता है और वापस से उन दोनों के पास जाता है। फिर जिमी बेट्सी और क्रैग को कहता है कि जितनी अच्छी डील किम आपको दे सकती है उतनी अच्छी डील मैं आपको नहीं दे सकता, इसलिए आपको वापस से किम के पास ही जाना चाहिए। लेकिन बेट्सी कहती है कि अगर तुमने हमारा केस नहीं लिया और हम केस हार गए तो कोर्ट में हमसे पैसों का हिसाब मांगा जाएगा और जो पैसे हमने तुम्हें दिए हैं उनका भी। बेट्सी की बात सुनकर जिमी को ना चाहते हुए भी उनका केस लेना ही पड़ता है, क्योंकि अब उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बची थी, क्योंकि जिमी वो पैसे खर्च कर चुका था। फिर जिमी किम से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहां जाकर उसको पता चलता है कि कैटलमैन्स के जाने के बाद हैमलिन ने कंपनी में किम की पोजीशन नीचे कर दी है। और ये बात पता चलते ही जिमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी रात को जब जिमी कैटलमैन्स की केस फाइल देखता है तो उसको देखकर वो समझ जाता है कि अब उनका केस लेने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि कैटलमैन्स इस केस में बुरे तरीके से हारने वाले हैं। फिर वो ना चाहते हुए भी उनके पैसे वापस लौटाने का फैसला करता है, लेकिन अपनी जेब से नहीं बल्कि उनके पैसे चुराकर उन्हीं को लौटाने की सोचता है। फिर जिमी कैटलमैन्स के घर से पैसों का बैग चुराने के लिए माइक की हेल्प लेता है। फिर माइक उसी रात कैटलमैन्स के घर पर पहुंचकर उनके ऊपर वाले फ्लोर के बाथरूम के सिंक में से सारे पैसे चुरा लेता है और सीधा जिमी के पास लेकर आता है। फिर जिमी उस बैग के अंदर पूरे $30,000 डाल देता है और माइक को कहता है कि तुम ये बैग जाकर पुलिस को दे दो। फिर नेक्स्ट डे जिमी क्रैग और बेट्सी के घर पर जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जो बाथरूम है उसके सिंक के नीचे तुमने बहुत सारे पैसे छुपा रखे हैं। जिमी की ये बात सुनकर बेट्सी और क्रैग दोनों उन पैसों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उनको पता चलता है कि यहाँ पर तो पैसे है ही नहीं। फिर बेट्सी जिमी से पूछती है कि हमारे पैसे कहाँ पर गए। फिर जिमी उन दोनों को बताता है कि मैंने वो किया जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए सही है, अभी तुम्हें वापिस से किम के पास जाना होगा। जिमी की बात सुनकर बेट्सी उस पर भड़क जाती है और कहती है कि इसके अंदर तुम भी फंसने वाले हो। फिर जिमी कहता है कि मैं किसी भी एंगल से फंसने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर तुमने कोर्ट में रिश्वत के बारे में बताया तो क्रैग के साथ तुम भी जेल के अंदर जाओगी, और अगर तुम दोनों जेल में गए तो तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा। जिमी की ये बात सुनकर क्रैग और बेट्सी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद जिमी उन दोनों को किम के पास उसके ऑफिस में ले जाता है। फिर जिमी अपने नए ऑफिस में जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जिमी ने अपने ऑफिस के लिए जितने भी पैसे बचाए थे वो उसने वापस बेट्सी और क्रैग के पैसों में रख दिए थे, और अब जिमी के पास इस ऑफिस को रेंट पर लेने के लिए चवन्नी भी नहीं बची थी। अब यही बात बार बार सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो अपने नए ऑफिस के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। ये वो समय है जब जिमी HHM कंपनी में काम किया करता था। एक दिन जिमी के पास उसके लिए एक लेटर आती है। फिर जिमी उस लेटर को खुद खोलने के बजाय किम को दे देता है। फिर जब किम उस लेटर को पढ़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे जिमी को गले से लगा लेती है, क्योंकि जिमी ने बार एग्जाम क्रैक कर लिया था जो कि लॉयर बनने के लिए जरूरी था। अब जिमी ऑफिशियली एक लॉयर बन चुका था। फिर जिमी जल्दी से चक को भी इस बारे में बता देता है। चक भी जिमी के लिए काफी ज्यादा खुश था। फिर जिमी चक को कहता है कि अब मुझे क्या इस कंपनी में लॉयर की नौकरी मिल सकती है, लेकिन चक कहता है कि ये मेरे अकेले का फैसला नहीं होने वाला, बल्कि मुझे इसके बारे में हैमलिन से भी पूछना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जिमी, किम और कुछ और लोग एक साथ पार्टी कर रहे थे। तभी वहां पर हैमलिन भी आ जाता है और वो जिमी को छोड़कर बाकी सभी को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर सभी को बाहर भेजने के बाद हैमलिन जिमी को कहता है कि हम तुम्हें हमारी कंपनी के अंदर जॉब नहीं दे सकते, और बिना कारण बताए ही वहां से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड एज होम में जिमी एक लैंड्री नाम की बूढ़ी औरत के पास उसकी वसीयत के पेपर्स पर साइन करवाने के लिए जाता है। फिर सारा काम खत्म होने के बाद जब जिमी अपनी फीस मांगता है तो लैंड्री बताती है कि उसके पास पैसे थोड़े कम हैं, इसलिए लैंड्री जिमी को कहती है कि नेक्स्ट वीक मेरे अलाउंस के पैसे आने वाले हैं, तब मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। फिर जिमी लैंड्री से अलाउंस के बारे में पूछता है और लैंड्री बताती है कि मेरी जो भी पेंशन या दूसरा खर्चा आता है वो सबसे पहले इस ओल्ड एज होम के अकाउंट में ही आता है। फिर हमारे महीने के खर्चों को काट कर जो भी खर्चा बचता है वो हमारे सेविंग अकाउंट में चला जाता है। फिर लैंड्री जिमी को अपने एक्सपेंसेस के कुछ पेपर्स दिखाती है
जब जिमी उन पेपर्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि ओल्ड एज होम वालों ने बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा रखे थे। फिर वो बाहर जाकर सभी बूढ़े लोगों के पेपर्स देखता है और गौर करता है कि ओल्ड एज होम वालों ने सभी लोगों से बहुत ज्यादा पैसे काटे हुए थे। फिर वो ओल्ड एज होम वालों की एक और चालाकी पकड़ लेता है, क्योंकि उन्होंने अपने स्कैम को छुपाने के लिए एक्सपेंसेस को डॉक्यूमेंट में बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ था, ताकि बूढ़े लोग उसको पढ़ ना पाए। फिर जिमी वहां पर मौजूद सभी लोगों को कहता है कि ये मामला काफी सीरियस है और आप लोगों को इस पर मुकदमा करना चाहिए। अब ये बात काउंटर पर बैठी लेडी भी सुन लेती है। फिर जिमी चक के पास जाता है और उसको ओल्ड एज होम से मिले सभी बिल्स और पेपर्स दिखाता है। फिर चक भी नोट करता है कि ओल्ड एज होम वालों ने बूढ़े लोगों के बहुत ज्यादा पैसे काट रखे हैं, और ये देखकर वो समझ जाता है कि वहां पर रह रहे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और ये बहुत ही बड़ा मामला है। फिर जिमी चक को कहता है कि अभी मैं ओल्ड एज होम के खिलाफ और भी सबूत खोजने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारा ये केस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर नेक्स्ट डे जब जिमी ओल्ड एज होम में जाता है तो काउंटर वाली लेडी उसको बूढ़े लोगों से मिलने से रोक देती है और कहती है कि न्यू पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर अब मुकदमेबाजी करना मना है। फिर काउंटर लेडी जिमी को बाहर निकालने के लिए अपने 2 गार्ड्स भी बुला लेती है, लेकिन तभी जिमी रेस्ट रूम में जाने का बहाना बनाता है और वो लेडी उसको वहां जाने देती है। अंदर जाकर जिमी टॉयलेट पेपर पर सैंड पाइपर क्रॉसिंग ओल्ड एज होम के खिलाफ एक नोटिस जारी कर देता है, लेकिन फिर उसको धक्के मारकर बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जाते जाते जिमी उनको धमकी देकर जाता है कि मैं तुम्हारे इस फ्रॉड का सच सबके सामने ला कर रहूंगा। दूसरी तरफ माइक के पास स्टेसी का फोन आता है। स्टेसी माइक को कहती है कि आज मेरी काम की 2 शिफ्ट है, इसलिए क्या तुम घर आकर मेरी बेटी का ध्यान रख सकते हो। माइक भी बिना कुछ सोचे स्टेसी को हाँ कह देता है। तभी रात को जिमी ओल्ड एज होम के बाहर पहुंच जाता है और बाहर पड़े डस्टबिन के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसी वक्त 2 गार्ड्स आकर डस्टबिन में काफी सारा और कचरा भी डाल देते हैं, जिसके कारण जिमी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। दरअसल वो यहाँ पर ओल्ड एज होम के खिलाफ और सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास रिच नाम के एक लॉयर का फोन आता है, जो कि अब सैंड पाइपर क्रॉसिंग ओल्ड एज होम का नया लॉयर था। फिर वो जिमी को कहता है कि मैंने तुम्हारा नोटिस देखा जो तुमने टॉयलेट पेपर के ऊपर लिखा हुआ था। फिर वो जिमी को धमकी देता है कि तुम हमारी फर्म पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो और अगर तुम अभी की अभी नहीं रुके तो हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर कर देंगे। लेकिन जिमी रिच की धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसके हाथ में ओल्ड एज होम के खिलाफ पुख्ता सबूत लग चुके थे। फिर जिमी फोन काट देता है और डस्टबिन में पड़े कुछ कटे फटे पेपर्स उठाता है और सीधा चक के पास पहुंच जाता है। फिर वो उन सभी पेपर्स को तरतीब में लगाने की कोशिश करता है और ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। तभी जब चक वहां पर आता है तो जिमी को इतने सारे कचरे के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर जिमी उसको समझाता है कि मैं उस ओल्ड एज होम के डस्टबिन में से कटे फटे पेपर्स लेकर आया हूँ, जो कि वहां के बूढ़े आदमियों ने मेरे लिए ही कचरे के अंदर फेंके हैं, क्योंकि मुझे वहां पर जाने ही नहीं दिया जा रहा और अब मैं इन सब को तरतीब में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जब चक जिमी के लिए कॉफी बनाकर लाता है तो देखता है कि जिमी को नींद आ गई थी। फिर जब जिमी की आंख खुलती है तो जिमी देखता है कि चक ने सभी पेपर्स के टुकड़ों को एक तरतीब में लगा दिया है, जिनमें उन बूढ़े लोगों के मंथली बिल्स भी थे और उनसे साफ साफ पता चल रहा था कि सैंड पाइपर क्रॉसिंग ओल्ड एज होम वाले बूढ़े लोगों से पैसे लूट रहे हैं। फिर चक जिमी को कहता है कि ये मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए हम दोनों ही इस मामले पर काम करेंगे। फिर जिमी चक की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर चक कहता है कि सबसे पहले हमें पुराने मामलों की केस फाइल चाहिए। फिर जिमी जल्दी से किम के पास कॉल करता है और उसको पुराने केसेस की फाइल लाने के लिए कहता है। फिर किम भी जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। फिर जिमी डस्टबिन से मिले हुए सारे बिल्स की फोटोकॉपी रिच के पास भेज देता है ताकि उसकी जुबान बंद हो जाए। दूसरी तरफ रिच भी उन बिल्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर वो अपने 2 लॉयर साथियों के साथ चक के घर पर आता है। फिर जिमी रिच को कहता है कि तुम्हारी कंपनी बूढ़े लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, तुम उनको सस्ती सस्ती चीजें बहुत ही महंगे रेट पर बेच रहे हो, जो कि सरासर एक फ्रॉड है। फिर जिमी रिच को एक बिल दिखाता है जो कि कुछ सिरिंज का था। सैंड पाइपर वालों ने उनको ऐसे दर्शाया था कि उन्होंने वो सिरिंज हजारों किलोमीटर दूर से मंगवाई है, जबकि वो आम किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब रिच के पास जिमी की इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। फिर वो जिमी और चक को कहता है कि फ्रॉड सिर्फ $46,000 का हुआ है, इसलिए उतने पैसे हमारी कंपनी भरने के लिए तैयार है और इसके अलावा हम आपको $50,000 और देंगे। लेकिन चक को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती, इसलिए वो रिच से पूरे $20 मिलियन की डिमांड करता है।
इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर रिच बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और वहां से चला जाता है। फिर उनके जाने के बाद चक जिमी को कहता है कि मुझे तो लगता है कि मैंने $20 मिलियन भी बहुत कम मांग लिए हैं, क्योंकि सैंड पाइपर क्रॉसिंग के अंडर पूरे 12 ओल्ड एज होम है और उम्मीद है कि उन सभी में फ्रॉड हो रहा है। फिर चक जिमी को और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ माइक भी स्टेसी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। तभी स्टेसी भी अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद घर वापस आ जाती है और माइक को कुछ पैसे दिखाती है जो कि मैटी के थे। वो बताती है कि मैं बहुत वक्त से इन पैसों को अपने साथ ऐसे ही लेकर घूम रही हूँ। फिर वो माइक से पूछती है कि आखिर अब मैं इन पैसों का क्या करूँ। स्टेसी की बात सुनकर माइक उसको कहता है कि तुम ये पैसे यूज कर सकती हो, और स्टेसी भी माइक की ये बात मान जाती है क्योंकि उसको इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगले सीन में हम देखते हैं जिमी चक के पास कुछ जरूरी केस फाइल्स लेकर आता है, लेकिन उनको बाहर अपनी गाड़ी में ही भूल जाता है। फिर चक जिमी को कहता है कि जल्दी से वो फाइल्स मेरे पास लेकर आओ, लेकिन जिमी तो बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख लग जाती है। फिर चक भी अपने काम में इतना डूब जाता है कि वो खुद ही उस केस फाइल्स को लेने के लिए बाहर चला जाता है और जिमी की गाड़ी के पास जाकर उसकी डिग्गी में से सारे पेपर्स निकाल लेता है। लेकिन जब वो पेपर्स लेकर वापस आने लगता है तो जिमी चक को आवाज लगाता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो। तभी जिमी होश में आ जाता है और उसको एहसास होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दायरे में आ गया है, और ये सोचकर वो एकदम शॉक हो जाता है। अब इस बात से एक बात तो साफ हो गई थी कि चक की ये बीमारी मेंटली है। हकीकत में उसको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।